हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड की करंट अफेयर्स जो कि अप्रैल मंथ की हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अपनी लेसन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकॉनमी ये सब पढ़ चुके हैं। तो इकॉनमी में हमारा 2 लेसन आया है, जिसमें कि कल हमने डी-डॉलराइजेशंस की जो हमारी यहाँ पे पॉलिसी थी उसके बारे में देखे कि क्यों अब हम लोग जो है, हम लोग क्या पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में डॉलर से अब हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं अपने अपने इंडियन रुपीज़ में। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं गिग इकॉनमी के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टैंड अप इंडिया है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग है, तो इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आर्टिकल के साथ गिग इकॉनमी। बट इससे पहले जितने भी लेसन आ चुकी है, तो अगर वो सारे लेसन आप लोग को देखनी है तो प्लीज़ चेक आउट आवर प्लेलिस्ट, जिसमें कि आपको अप्रैल मंथ की जो करंट अफेयर्स है उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग सारी जो भी करंट अफेयर्स लेसन हमने कंप्लीट की है उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो हर मंथ की हम लोग इसी तरीके से कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गिग इकॉनमी के साथ। तो न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि रिसेंटली आप देखो कि ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट्स जो हैं वो स्ट्राइक पे चले गए थे। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस देखने को मिला था, तो उसी के बेसिस पे उसी का रिएक्शन ये था कि ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट, ओके, तो इसलिए ये स्ट्राइक पे गए थे। और प्रोटेस्ट जो था वो यहाँ पे डार्क स्टोन जैसा ही हो रहा था। डार्क स्टोन कहने का मतलब है कि एक ब्रिक एंड मोटर लोकेशन है जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो क्योंकि इनका जो एजेंडा था, ये जो भी काम करना चाह रहे थे, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके लिए यहाँ पे इसको पूरी तरीके से क्लोज़ कर दिया गया था। तो ये जो प्रोटेस्ट है ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट है वर्कर्स और फर्म्स के बीच में। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था इस प्रोटेस्ट से। तो चलिए ये जो बातें हैं ये हम लोग आगे लेकर चलेंगे, बट बेसिकली हम लोग को ये समझना होगा कि व्हाट इज़ गिग इकॉनमी एंड व्हाट इज़ गिग वर्कर, हु आर गिग वर्कर्स। ओके, तो गिग इकॉनमी कहने का मतलब है कि एक ऐसा फ्री मार्केट सिस्टम जिसमें कि टेम्प्रेरी पोजीशंस जो है ना, वो यहाँ पे कॉमन और ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें कि इंडिपेंडेंट वर्कर्स होंगे शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट्स के साथ। तो यहाँ पे गिग इकॉनमी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 2-3 पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये एक फ्री मार्केट सिस्टम है। सेकंड वन कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक टेम्प्रेरी पोजीशन है, ओके, परमानेंट नहीं है ये सिस्टम, ये टेम्प्रेरी पोजीशन है जहाँ पे इंडिपेंडेंट वर्कर्स काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं वो डिपेंडेंट है। इट मीन्स कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस इकॉनमी में अगर वो इस सिस्टम में इन करके तो फिर वो निकल नहीं सकते। इट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं होता है, वो यहाँ पे अपने मन से आते हैं, अपने मन से चले भी जाते हैं। और एक शॉर्ट टर्म इंगेजमेंट है। इट मीन्स कि कम से कम टाइम के लिए जो है उनको इंगेज करके रखा गया है। और शॉर्ट टर्म कह सकते हो कि यहाँ पे कोई 5 साल 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। शॉर्ट टर्म इट मीन्स कि इट मे बी 6 मंथ्स या फिर इससे भी कम, इस तरीके का है, ठीक है। गिग वर्कर्स की अगर हम लोग बात करें तो गिग वर्कर्स कहने का मतलब है कि वो सारे लोग जो कि एक ऐसी जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो कि एक ट्रेडिशनल एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की जो अरेंजमेंट होती है। एक आप देखते हो कि प्राइवेट यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होते हैं, प्राइवेट नौकरी होती है, सरकारी नौकरी होती है। 2 तरीके की जॉब आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे क्या होता है ना कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई एक यहाँ पे अरेंजमेंट होता है कि एक बेसिक तरीके का कि हाँ आप वहाँ पे जा रहे हो। या सरकारी नौकरी आप देखो जहाँ पे आपको प्रॉपर रिक्रूट किया जाता है, फिर आप लोग जो है उस पोस्ट पे जाके बैठते हो, फिर आपको जो है वहाँ पे काम करते हो, सर्विस करते हो। और एक चीज़ फिक्स्ड है कि अब आप जो है सरकारी नौकरी में चले गए तो जब तक रिटायर नहीं हो गए आपको नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। बहुत ही रेयर या फिर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आपको निकाला जाता है, बट ये चीज़ है। लेकिन प्राइवेट जॉब में भी आप देखो कि वहाँ पर एक सिस्टम होता है प्रॉपर, जिसमें कि अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो आप लोग रह सकते हो। बहुत ही कम ऐसी प्राइवेट कंपनीज़ है जो कि हायर एंड फायर करती है, बट मैक्सिमम कंपनीज़ जो है आपको मैक्सिमम टाइम के लिए रखती है। तो एक अरेंजमेंट होता है, प्रॉपर अरेंजमेंट। लेकिन ये गिग इकॉनमी और गिग वर्कर्स ऐसे होते हैं ना जिनके लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है। ये आते हैं, काम करते हैं, और इनको अगर ठीक लगता है तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो ये निकल जाते हैं। जस्ट लाइक जैसे कि आप लोग स्विगी वर्कर्स को देखते हो, जो स्विगी होम डिलीवरी बॉय होते हैं, तो वो उनका मन ओला कैब ये सब जो उबर वगैरह जो ड्राइव करते हैं, ये लोग कौन होते हैं? इन लोग को लगता है कि अगर उनके पास पैसे की कमी है या फिर इनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो ये जाकर यहाँ पे इंगेज हो जाते हैं। और जब तक इनको लगता है कि काम करना है या फिर जब तक ये सस्टेन कर पाते हैं तब तक करते हैं, जब तक इनको नहीं अच्छा लगता है वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक आपको देखने को मिलेगा कि एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट किया गया है, या फिर यहाँ पे एक प्रॉपर एम्प्लॉयर अरेंजमेंट नहीं है। और ऐसे लोग जो कि अपने इस तरीके का जो ट्रेडिशनल अरेंजमेंट होता है नौकरी का, उससे बाहर जाकर काम करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जो कि एक इंडिपेंडेंट वर्कर्स होते हैं और साथ ही साथ टेम्प्रेरी पोजीशन होती है। तो ये ऐसे वर्कर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब जो गिग वर्कर्स होते हैं ना, वो
दो तरीके के प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। एक तो जो उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आप देखो जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, ये सब है, जिसमें कि प्रॉपर वो रजिस्टर करते हैं। वहाँ पे उनका टाइमिंग फिक्स होता है कि इतने से इतने टाइम के लिए वो अपने आप को वहाँ पे इट मीन्स कि 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, कितने आवर्स तक वो काम करेंगे, उस तरीके का वो रजिस्टर करते हैं और काम करते हैं। बाकी टाइम वो गायब। उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच नहीं होती है, मतलब लाइबिलिटी भी नहीं होती है। बस उनका काम है जो है सामान डिलीवर करना। स्विगी, जोमेटो जो कि एक खाना वगैरह डिलीवर करने के लिए है, तो वो डिलीवर करना है, बस इतने ही काम है, उसके अलावा और कुछ नहीं। साथ ही नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स भी है। एक्चुअली ये सब आप देखोगे ना, जो कैजुअल वेस्ड या फिर मीन्स ऐसा कन्वेंशनल सेक्टर में काम करते हैं, जो कि पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम ही काम करते हैं। कैजुअल है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जैसे आप देखते हो कि 3 महीने 4 महीने कहीं किसी के घर पे काम कर लिए, तो वो सब यहाँ पे आपके जो है नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स आते हैं। तो ये दो तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि एक प्लेटफॉर्म बेसिस काम करते हैं, एक नॉन प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप देखोगे कि अगर आपके घर में भी कोई मेड है जो कि सर्वेंट है या फिर कुक है, तो वो लोग क्या है, वो नॉन प्लेटफॉर्म है, कोई प्लेटफॉर्म से तो आए नहीं है वो, और उनका अपना मन है या फिर आपके ऊपर है कि आपको उनका काम अच्छा लगा तो आप उसको कंटिन्यू करते हो, नहीं काम अच्छा लगा तो उनको आप भेज देते हो, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप लोग देखो कि यहाँ पे काम होता है। अब ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हमारे इंडिया में गिग इकॉनमी के बारे में क्या क्या स्टेटस है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक फैक्ट है जो कि आप लोग को प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा। 77 लाख गिग वर्कर्स है जो कि 2020-21 में मतलब कि ये काम कर रहे थे। 56% न्यू एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में जो कि जनरेट हुआ है गिग वर्कर्स, यानी कि आप कह सकते हो कि मोर देन 50% लोग जो हैं लोग नहीं, यहाँ पे मोर देन 50%, यहाँ पे मोर देन 50% नौकरियाँ जो है इस तरीके के गिग वर्कर्स के लिए यहाँ पे लाया गया है। कैन सर्व अप टू 90 मिलियन जॉब्स, यानी कि नॉन फार्म सेक्टर्स जो है हमारे देश में, वहाँ पे 90 मिलियन जॉब तक यहाँ पे सर्व हो रहा है। गिग वर्क फोर्स अगर हम लोग जॉब देखिए इंडिया में, तो आप लोग देख सकते हो 2019-20 के हिसाब से दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे 47% जो कि मीडियम स्किल्ड जॉब है। हाई स्किल्ड जॉब कितना है, तो 22% ही है, और सबसे कम आप देखो लो स्किल्ड जॉब यहाँ पे 31% है। तो कहने का मतलब है कि गिग वर्कर्स के लिए यहाँ पे कैसे लोगों की ज़रूरत होती है, क्या उनको बहुत हाईली स्किल्ड होना होता है या फिर लो स्किल्ड में वो काम कर सकते हैं। तो आप गिग वर्कर्स में देखो कि जिनको यहाँ पे लो स्किल्ड है या मीडियम स्किल्ड है, कुछ भी थोड़ा बहुत काम आता है, तो वो यहाँ पे आकर काम कर सकते हैं। बहुत हाई स्किल्ड की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। हाई स्किल्ड जॉब की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे गिग इकॉनमी में बहुत कम है। गिग वर्क फोर्स अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा रिटेल, ट्रेड एंड सेल्स में ही है। इट मीन्स कि आप लोग देखते ही हो कि जो यहाँ पे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह ये सब जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हैं, उनके थ्रू भी जो लोग यहाँ पे डिलीवरी बॉय वगैरह होते हैं जो घर घर जाके डिलीवरी करते हैं, तो वो ट्रेड्स एंड सेल्स वाले सेक्टर्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा है। ट्रांसपोर्टेशन में है, उसके बाद फाइनेंस एंड इंश्योरेंस वाले सेक्टर्स में है, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ लोग यहाँ पे इंगेज्ड हैं, एंड एजुकेशन सेक्टर्स में आप देखो तो बहुत ही कम लोग यहाँ पे इंगेज्ड है। ओके, तो इस तरीके का गिग वर्क फोर्स हमारे देश में देखने को मिलेगा। देखिए आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यूस जो है गिग इकॉनमी की जो अपॉर्चुनिटी है और स्कोप है, ये बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है, क्या रीज़न है? रीज़न्स अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला है कि इंटरनेट का यूज़। इट मीन्स कि आप देखो कि आज की डेट में हमारे हाथ में ही मोबाइल है और हम लोग जो है इंटरनेट के बिना जी नहीं पा रहे। हमें भूख लगा, हम लोग स्विगी, जोमेटो, इतने सारे अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग तुरंत बुक कर लेते हैं। हमें कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ अच्छा लग गया, ड्रेस वगैरह या फिर सामान वगैरह, तो हम लोग ऑनलाइन बुक कर लेते हैं। या फिर हमें कहीं जाना है, कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, हमें पैदल चलने का मन नहीं कर रहा है, तो हम लोग तुरंत जो है ओला, उबर, रैपिडो वगैरह इसे बुक कर लेते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हो कि इंटरनेट का एक्सेस है बढ़ चुका है लोगों में और इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए भी यहाँ पे गिग इकॉनमी की जो रीज़न है वो बढ़ते जा रही है। ये तो हम लोग वन साइडेड देख रहे हैं। दूसरी साइड ये है कि अगर लोगों को लगता है कि नहीं उनको जॉब चाहिए, तो वो लोग जो है इंटरनेट का एक्सेस आराम से कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है उनको जॉब भी मिल पा रही है। रैपिड इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत सारे लोग स्टार्टअप इकोसिस्टम में निकल कर आए। ये जो ओला, उबर है, ये जोमेटो है, क्या है ये सब स्टार्टअप कंपनीज़ हैं। स्टार्टअप कहने का मतलब है कि इनको ऐसा ध्यान में आया, इनको ऐसा आइडिया था अपना कुछ खुद का, जिनको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है कि कुछ ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए जो लोगों को अगर खाना खाने का मन करता है, अच्छा खाना खाने का मन करता है, तो वो रेस्टोरेंट उठ के आते हैं, क्यों ना रेस्टोरेंट उनके घर तक पहुंच जाए। तो ये एक आइडिया था जो कि आप देखो कि जो ज़ोमैटो है, स्विगी है, इन सब के जो ओनर हैं उन्होंने यहाँ पे लेकर आया। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वजह से भी आज की डेट में हम देख रहे हैं कि गिग इकॉनमी जो है बढ़ रही है। साथ ही इंटरप्रेबिलिटीज़ भी हैं।
प्लेटफॉर्म की, ये सारा प्लेटफॉर्म जो है इतना अच्छा सा वर्क करता है कि लोग भी इनसे कनेक्टेड रहते हैं और काफ़ी ईजी एक्सेस हो जाता है। साथ ही वर्क अप्रोच में हम लोग को चेंज देखने को मिल रहा है कि जो काम करने का तरीका है उसमें भी हमारा चेंज हो रहा है। राइजिंग डिमांड, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनमें आप देखो कि डिमांड वगैरह भी बहुत ही हद तक ये बढ़ते जा रहा है। तो ये सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि गिग इकॉनमी में काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। बेनिफिट क्या है गिग इकॉनमी की? अगर कंज्यूमर के हिसाब से हम लोग देखें तो इसमें पर्सनलाइज्ड सर्विस है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह बहुत ही कम है हमारे लिए। जैसे आप स्विगी वगैरह में कुछ ऑर्डर करोगे तो आपको छूट भी मिल जाता है। साथ ही प्रोडक्ट्स सारे तरीके के हैं जो कि कभी भी किसी भी टाइम पे कहीं पे भी आपका डिलीवर हो जाता है। तो ऐसा सोचने का ज़रूरत नहीं होता है कि इस जगह पे ही डिलीवर होगा, इस जगह पे डिलीवर नहीं होगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही वर्कर्स के लिए अगर हम लोग देखें तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात कही जा रही है कि जो काम करने वाले हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, उनके लिए काफ़ी फ्लेक्सिबल है। उनको जो भी टाइम ठीक लगता है, उनको लगता है कि दिन का टाइम वो कहीं और जॉब कर रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, शाम के टाइम में फ्री है तो कुछ कमा लेना चाहिए, तो 2 घंटा वो आराम से काम कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इंडिपेंडेंस है। उनको कहीं से भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए कि अब 2 साल तो आपको यहाँ पे स्विगी में काम करना ही होगा, इसके बाद ही आप निकल सकते हो। ऐसा नहीं है, जब मन किया आए, जब मन किया वो निकल भी लेते हैं, ठीक है। साथ ही आप देखो कि एक्सेस है अपॉर्चुनिटी का बहुत ही ज़्यादा। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, आप कमाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, पार्ट टाइम जॉब के लिए ये सबसे अच्छा है आज के डेट में, तो एक अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही वर्क लाइफ भी बैलेंस रहती है। कहने का मतलब है कि आप देखो कि आप घर भी संभाल लोगे, पढ़ाई भी संभाल लोगे, और तैयारी करें तो तैयारी भी संभाल लो, इसके साथ आप लोग काम भी करके कुछ अर्न कर लो। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप देखो वर्कर्स के लिए बेनिफिट है। कंपनीज़ के लिए है कि बहुत ही सस्ते दाम में ये सारा काम हो जा रहा है, ज़्यादा खर्च करना नहीं पड़ रहा है कंपनी को। एक डाइवर्स पूल है, फ्लेक्सिबल वर्कर्स जो है उनको टाइम टू टाइम मिल ही जाते हैं। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, लोग यहाँ पर मिल ही जाते हैं। लो एडमिनिस्ट्रेटिव और कंप्लाइंस कॉस्ट बहुत ही कम है। इट मीन्स कि आप देखो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है इस तरीके के ऐप में। बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पे लोग जुड़ते हैं, काम करते हैं, और फिर जो यहाँ पे कंपनी के ओनर वगैरह रहते हैं उनको भी बहुत ही कम यहाँ पे इसमें काम करना होता है। बहुत ज़्यादा उनको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बेनिफिट्स अगर हम लोग गिग इकॉनमी की देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा है, इसका तो कहना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी गिग इकॉनमी में अगर आज के डेट में हम लोग देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मेजर चैलेंजेस क्या है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कही गई कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डेटा। जो डेटा है ना, मतलब कि कितने लोग आज की डेट में हमारे गिग इकॉनमी में इंक्लूड है, इसकी हमें जानकारी है ही नहीं। कोई ऑफिशियल डेटा है ही नहीं जिससे कि ये ऑथराइज हो सके, एक एस्टिमेट लगा सके कि हमारे देश में गिग वर्कर्स कितने हैं, ठीक है। साथ ही पुअर सर्विस कंडीशन है। अगर आप प्लेटफॉर्म वर्कर्स का देखोगे तो बहुत ही पुअर है। कभी समटाइम्स मुझे ये भी सुनने को मिला है कि उनको वेजेस बहुत कम दिया जाता है, मनमानी वहाँ पे वेजेस उनको दिया जाता है। बेट एंड स्विच इंसेंटिव्स होती है, ओपैक पे कैलकुलेशन है। इट मीन्स कि ये भी नहीं पता चल पाता है कि उनको किस बेसिस पे इतना पैसा दिया जा रहा है, तो बहुत कम यहाँ पे पैसे दिए जाते हैं उनको। कमीशन डिडक्शन है, कमीशन वगैरह जो मिलता है वो भी यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। साथ ही बेट एंड स्विच कहने का मतलब है कि एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप एक रोल के लिए अप्लाई किए हो, इंटरव्यू दिए हो, बट ये आपको दूसरा काम दे देता है। मतलब जिस काम के लिए आपको रिक्रूट किया गया है, लेकिन आपको काम जो मिलता है वो दूसरा मिलता है, और वो भी कम पैसे पे मिलता है। तो समटाइम्स ये भी यहाँ पे कंप्लेंट निकल कर आया है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि कोई टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पे बाउंड है। जो वर्किंग कंडीशन अगर हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म में देखें तो यहाँ पे जो है कुछ टर्म्स एंड सर्विसेज है जिसकी एग्रीमेंट आपको साइन करनी पड़ती है। तो ये जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं ना, बहुत सारे वर्क प्लेस प्रोटेक्शंस जो है उनको एक्सेस नहीं होता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि नेसेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, यहाँ पे ये भी हम लोग को देखने को मिलता है कि जो इंडिया का इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड लेबर सेक्टर्स है वो भी हम लोग एक्सटेंसिव देखते हैं, जिससे कि जो इफ़ेक्टिव रेगुलेशंस है वो यहाँ पे हिंडर होता है। अदर चैलेंजेस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो स्किल अपग्रेडेशंस है एज ए करियर प्रोग्रेशन, वो भी इस एरिया में जो कि बहुत ही कम है। तो स्किल अपग्रेडेशन करने की अगर आप चाहते हो कि आप अपने स्किल को और ज़्यादा बढ़ाओ, तो वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं है। आप बस काम करके, थोड़ा काम करके पैसे कमा सकते हो, अपने स्किल को अपग्रेड नहीं कर सकते हो। साथ ही जो इनकम यहाँ पे गिग वर्कर्स के लिए यहाँ पे जो कमाया जाता है वो भी अनप्रेडिक्टेबल है। एक फिक्स्ड इनकम है नहीं कि हर महीने आपको इतना पैसा तो मिल ही जाएगा और इतने डिलीवरी करोगे तो इतना मिल जाएगा, वो भी नहीं है। वो किलोमीटर के हिसाब से वो तय होता है, और समटाइम्स तो काफ़ी करप्शंस भी होता है। साथ ही आप देखो कि एक्सप्लॉयटेशन भी होता है वर्कर्स का, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल नेचर है गिग वर्क का।
एक यूनिटी है नहीं कि पूरे यूनियन उठ के चले आए अगर उनको कम पैसे दिए जा रहे हैं या फिर उनके साथ जो है अच्छी व्यवहार नहीं की जा रही है तो उसके लिए भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। साथ ही वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है नीति आयोग की एक बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है जो कि यहाँ पे गिग वर्कर्स के लिए निकल कर आया है। सबसे पहला कहा जा रहा है कि हमें प्रॉपर एस्टिमेशन करना होगा गिग वर्कर्स के लिए। सबसे पहली बात है कि गिग इकॉनमी का क्या साइज़ होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होना चाहिए गिग वर्कर्स का, इसके लिए एक एस्टिमेशन होना चाहिए। जो ई श्रम पोर्टल है ना, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल है, उसके द्वारा यहाँ पे डेटा कलेक्टेड जो किया जा रहा है उसको यूज़ करना ज़रूरी है। सेकंड है कि हमें कैटलिसिस प्लेटफॉर्माइजेशन करना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म इंडिया इनिशिएटिव है जो कि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के पिलर्स पे बेस्ड है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि सोशल फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, मे बी इसको इंट्रोड्यूस भी किया गया हो, तो ये करना ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको एक्सेलरेट करना, उसको बढ़ावा देना है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट वगैरह एक्सेस होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग एफर्ट्स हैं वो आज की डेट में गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जानकारी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक अकाउंट से जोड़ा जाएगा, उनको जो है उनके पास एक बैंक पासबुक अकाउंट होना ही चाहिए, तो इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन करना ज़रूरी है। फिनटेक एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस जो है ये भी लिवरेज किया जा सकता है। साथ ही प्रायोरिटी सेक्टर लीडिंग जो है स्टेटस, ये भी यहाँ पे इन सारे एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ को दिया जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट की जहाँ तक हम लोग बात करें तो कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो कि यहाँ पे इंड और आउटकम बेस्ड जो मॉडल्स वगैरह है उसको परस्यू करना चाहते हैं। साथ ही प्लेटफॉर्म्स है जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट कर रहे हैं, और जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसके साथ यहाँ पे कोलैबोरेट कर सकते हैं। साथ ही जो प्लेटफॉर्म्स है वो यहाँ पे एक स्किल सर्टिफिकेट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट पोर्टल्स है, जैसे कि नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, तो ये भी यहाँ पे देखा जा सकता है। ओके, स्किल डेवलपमेंट के भी एरिया में आप देख सकते हो कि यहाँ पे काम करना ज़रूरी है। साथ ही सोशल इंक्लूजन को इन्हेंस करना है। इंसेंटिव्स जो यहाँ पे दिया जा रहा है इंक्लूसिव बिजनेस में, जैसे कि विमेन लीड प्लेटफॉर्म है या फिर ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि विमेन एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करे, तो उनको भी ध्यान रखना है। साथ ही जो पीपल्स यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ के साथ जी रहे हैं तो उनको भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। इम्फेसिस अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे विमेन पे ज़्यादा इम्फेसिस करने की ज़रूरत है, पर्सन विद डिसेबिलिटी को यहाँ पे ज़्यादा इम्फेसिस करने की ज़रूरत है। प्लेटफॉर्म बिजनेस वगैरह जो स्मॉल सिटीज़ टाउन विलेजेस में स्टार्ट हो रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सोशल सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पे 5 प्रॉन्ग जो रेज अप्रोच है उसको यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे कि फुल एक्सेस हो सके, जो सोशल सिक्योरिटी है ना गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का, उनका फुल एक्सेस हो सके। साथ ही जो वेरिड नेचर है प्लेटफॉर्म का उसको रिकॉग्नाइज़ करना है। कुछ सोशल सिक्योरिटी वगैरह है उनको यहाँ पे प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। जैसे देखिए कोई भी लोग अगर नौकरी करते हैं तो उनको 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक तो सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, दूसरी वहाँ पे उनकी जो पेमेंट सिक्योरिटी है वो होनी चाहिए कि हर मंथ उनको कितना पैसा मिल रहा है। बट वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वैरी होते हुए दिखता है। साथ ही इनकॉर्पोरेट जब यहाँ पे स्कीम वगैरह डिज़ाइन किया जाता है तो स्पेसिफिक इंटरेस्ट होना चाहिए प्लेटफॉर्म को लेकर। साथ ही क्या क्या फैक्टर्स है जो कि जॉब क्रिएशन को इम्पैक्ट कर रहा है, बिजनेस प्लेटफॉर्म कैसा होना चाहिए, वर्कर्स कैसे होने चाहिए, तो ये सारे भी ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। साथ ही वर्कर्स को सपोर्ट किया जाता है कि आप गवर्नमेंट स्कीम्स को सब्सक्राइब करो। ओके, तो ये भी एक बात है। साथ ही बेनिफिट्स वगैरह भी इंश्योर करने की ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ पे एक्सेसिबल हो सके, वर्कर्स के लिए फुल्ली एक्सेसिबल हो सके, ये चीज़ें कही जा रही है। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आपके लिए यहाँ पे गिग वर्कर्स के लिए है। ई श्रम पोर्टल के बारे में बात हो रहा था, तो अगर हम लोग नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के हिसाब से देखें तो जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की जो कैटेगरी में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होंगे, गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स होंगे, डोमेस्टिक वर्कर्स होंगे, माइग्रेट वर्कर्स होंगे, स्ट्रीट वेंडर्स होंगे और यहाँ पे एग्रीकल्चर वर्कर्स होंगे। तो कौन कौन से वर्कर्स यहाँ पे इंक्लूड किया गया है ई श्रम पोर्टल में, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे अदर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स भी होंगे। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड कहने का क्या मतलब है? देखिए, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड कहने का यहाँ पे 2 तरीके के वर्कर होते हैं। ऑर्गेनाइज कहने का वर्कर है कि जैसे ऑर्गेनाइज कहने का मतलब है कि जैसे वैसे वर्कर्स जो कि उनका फिक्स है, इट मीन्स कि उनका टाइम पीरियड फिक्स है कि कितने टाइम तक वो काम करेंगे, उनकी सैलरी फिक्स है, साथ ही साथ उनको जो है सोशल सिक्योरिटी भी दी जाती है और साथ ही साथ उनको जो है एक प्रॉपर हॉलीडे होता है। फाइन।
लेकिन अगर हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड के सेक्टर में देखें तो सबसे पहला बात कि इनके पास टाइम फिक्स नहीं होता, ये जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे, सैलरी फिक्स नहीं होती इनकी, और साथ ही साथ इनके लिए कोई हॉलिडे नहीं होता। अगर हॉलिडे के दिन ये काम नहीं करेंगे तो लॉस इन्हीं को होगा। तो इस तरीके का देखो, और सोशल सिक्योरिटीज़ जो है वो बहुत कम तक पहुँचता है, क्योंकि लोगों तक यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। सबसे पहली बात आप देखोगे कि अवेयरनेस की कमी है, जिसके कारण जो है लोग यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ओके, साथ ही अगर हम लोग देखें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है गिग इकॉनमी में वो क्या है, तो एक 2019 का कानून है जो कि द कोड ऑन वेजेस है। यहाँ पे आप देखो यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस वगैरह प्रोवाइड किया गया है। फ्लोर वेज यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है, जिसको हम लोग यहाँ पे गिग इकॉनमी को भी इंक्लूड करके चलते हैं, फ्लोर बेस्ड। ओके, उसके बाद कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है 2020 का। यहाँ पे आप देखो कि जो गिग वर्कर्स की राइट है उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है कि गिग किसे कहेंगे, प्लेटफॉर्म किसे कहेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स किसे कहेंगे। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे एक सोशल सिक्योरिटी फंड आपका इस्टेब्लिश किया गया, एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड यहाँ पे आपका इस्टेब्लिश किया गया, जिससे कि हम लोग सुपरवाइज़ कर सके, फॉर्मुलेट कर सके स्कीम्स गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई। बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर दिस टू एक्ट, जो कि यहाँ पे द कोड ऑन वेजेस एक्ट है 2019 एंड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है 2020। ओके, तो ये दो फ्रेमवर्क है, इसे ध्यान रखना है। सो आई होप कि ये जो एक आर्टिकल है जिसमें कि हमने गिग इकॉनमी के बारे में पढ़ा, ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है इस टॉपिक के लिए, जिसमें कि हमने हर एक सेक्टर को टच किया, हर एक पॉइंट को टच किया। साथ ही मुझे ये एक अच्छा मिक्सचर है एक स्टैटिक का और डायनेमिक जो करंट अफेयर्स है। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग देखो कि किसी भी तरीके का आपके माइंड में डाउट है इस गिग इकॉनमी या गिग वर्कर्स को लेकर, तो मुझे लगता है कि इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपकी सारी डाउट यहाँ पे ख़त्म होने वाली है, क्योंकि इस आर्टिकल में काफ़ी बेटर तरीके से समझाया गया। हमने एक एक पॉइंट पे यहाँ पे स्ट्रेस देकर बात किया है। सबसे पहले हमने देखा कि गिग वर्कर्स और गिग इकॉनमी होती क्या है, गिग वर्कर्स कितने तरीके के होते हैं, साथ ही यहाँ पे गिग इकॉनमी का हमारे देश में क्या स्टेटस है, कितने लोग यहाँ पे इंगेज्ड है, रीज़न क्या है कि आज के डेट में गिग इकॉनमी बढ़ती ही जा रही है, इससे बेनिफिट्स क्या क्या मिल रहे हैं कंज्यूमर को, वर्कर्स को और कंपनीज़ को, चैलेंजेस क्या है गिग इकॉनमी में, और रेगुलेटरी हमने कानून भी देखा कि गिग वर्कर्स को कैसे यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है, किस कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है। ई श्रम पोर्टल के बारे में हमने देखा, और एक अच्छी खासी वे फॉरवर्ड जिसमें कि नीति आयोग की रिकमेंडेशन है। तो नीति आयोग की रिकमेंडेशन ऐसी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको भी समझे हम लोग, और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग एक अच्छा कंक्लूजन तक पहुँचे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं, जो कि स्टैंड अप इंडिया। फिर से ये न्यूज़ में आया है। तो अगर अभी हम लोग देखें तो 7 ईयर्स कंप्लीट हो गया है स्टैंड अप इंडिया का। स्टैंड अप इंडिया में क्या था कि मेनली यहाँ पे विमेन और जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको एम्पावर करने के लिए लाया गया था। यहाँ पे क्रिएट करना था क्या, जॉब इनके लिए, ठीक है, इनकी लाइवलीहुड को और ज़्यादा बेटर करने के लिए स्टैंड अप इंडिया लाया गया था। यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, 2016 में ये कानून आया था, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आपको देखने को मिलेगा। फिर इसको 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक देखते हैं कि स्टैंड अप इंडिया इकोसिस्टम कैसे काम करता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 4 ब्रांचेस हैं। चलिए, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, डीएम यहाँ के जो है लीडर होते हैं, और बेसिकली यहाँ पे आपको सिडबी देखने को मिलेगा, नाबार्ड देखने को मिलेगा। ये 2 काइंड ऑफ बैंक है जो कि यहाँ पे कनेक्टेड हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी है यहाँ पे। तो वोकेशनल सेंटर जो ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, इसमें क्या होता है कि महिलाओं को और जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की कम्युनिटी के लोग हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन भी है, ये जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, उस पर भी यहाँ पे फोकस किया जाएगा। ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि अगर कोई लोग एमएसएमई सेक्टर में इंक्लूड होना चाहते हैं, आगे चलकर काम करना चाहते हैं, या फिर अभी भी अपना एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे वो कर सकते हैं। साथ ही रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूशन है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है कि आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद को नौकरी कैसे दे सकते हो। देखिए, जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब क्रिएटर बनना है। तो जॉब क्रिएटर कैसे बन सकते हो उसके लिए यहाँ पे। साथ ही स्टेट का SC/ST जो यहाँ पे डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन है, ये भी है। डिस्ट्रिक्ट जो इंडस्ट्री सेंटर्स है ये भी आपको देखने को मिलेगा। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ है, और उसके अलावा आपको स्किलिंग सेंटर्स है, विमेन एंटरप्रेन्योर जो एसोसिएशन है, ये सब आपका स्टैंड अप इंडिया इकोसिस्टम के तहत इंक्लूड है।
फाइन। सबसे पहले आप देखो एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे प्रमोट करना है। जो भी लोग यहाँ पे SC ST कॉम से आते हैं या फिर विमेन हैं, ठीक है, उनके अंदर जो अपना टैलेंट है उसको बाहर लेकर आना है। देखिए हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ यूनिक एक होती है क्वालिटीज़ जो वो कर सकते हैं, और उसी के बेसिस में अपने टैलेंट के बेसिस पे कमाना और अपने जीवन को निर्वाह करना, ये सबसे बेस्ट होता है। तो इसके अंदर फीचर्स ये है कि इसमें सारी जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के ब्रांचेस है सबको इंक्लूड किया गया। और यहाँ पे आप बैंक लोन देख सकते हो जो कि 10 से लेकर 100 लाख रुपीज़ तक दिया गया है एटलीस्ट किसको, तो एक SC ST को और एक वेमेन बोरोवर को पर ब्रांच से। एप्लीकेंट जो है वो यहाँ पे 10 लाख का एज ए वर्किंग कैपिटल जो है ओवरड्राफ्ट के तौर पे वो ले सकते हैं। और गवर्नमेंट यहाँ पे फंड वगैरह एलोकेट नहीं कर रही है लोन्स को लेकर। इट मीन्स कि इस स्कीम के अंदर एक और भी चीज़ है कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा नहीं कि स्पेशल फंड यहाँ पे एलोकेट किया जा रहा है, बट इसको 3 तरीके से यहाँ पे आपका जो है एक्सेस किया जाएगा। या तो डायरेक्टली आप लोन जाके ब्रांच से ले लो किसी भी बैंक के, या फिर स्टार्टअप इंडिया पोर्टल है वहाँ से आप लोन ले लो, या फिर जो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनसे आप यहाँ पे लोन ले लो। तो ये 3 तरीके से दिया गया, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक फ़ंड बनाया गया है इस स्कीम के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन लोग हैं जो कि इसके अंदर जो है एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो वो बन सकते हैं और उनको लोन मिल सकता है। सबसे पहले SC ST और वेमेन जिनकी एज यहाँ पे 18 ईयर्स से ज़्यादा है। साथ ही लोन अवेलेबल होगा, यानी कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए 2 तरीके की प्रोजेक्ट होती है, एक ब्राउन फील्ड होता है, एक ग्रीन फील्ड होता है। ग्रीन फील्ड कहने के लिए अगर न्यू प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, कुछ न्यू अपना जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको लोन दिया जाएगा। साथ ही एटलीस्ट 51% जो स्टेक है वो यहाँ पे SC ST और वेमेन एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा ही दिया जाएगा फॉर नॉन इंडिविजुअल इंटरप्राइज में। बोरोवर्स जो है वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। बोरोवर्स शुड नॉट बी इन अ डिफ़ॉल्ट टू एनी बैंक और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ऐसा नहीं है कि पहले ही जो बोरोवर्स है वो पहले ही डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं किसी बैंक में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस स्कीम का फ़ायदा क्या है? सबसे पहले कि जो प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। कुछ ऐसे लोग जो कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके पास अच्छा खासा आइडिया है, तो उनको यहाँ पे लिंक किया जाएगा, वो भी SIDBI के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। साथ ही कोलैटरल फ्री लोन्स है, लोन वगैरह जो लिया जा रहा है इन 3 के द्वारा कि आप कोई भी बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के किसी भी ब्रांच से ले सकते हो, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल है, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, तो इनसे आप जो लोन ले रहे हो वहाँ पे फ्री कोलैटरल है। साथ ही फाइनेंशियल इंक्लूजन है, यहाँ पे फंडिंग द अनफंडेड, यानी कि ये कहा जा रहा है कि वैसे लोगों को पैसे देने हैं, फंड देना है जो कि अनफंडेड है, जिनको कि पैसे वगैरह नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि गाइडेंस है इस स्कीम के तहत, यहाँ पे जो है पोस्ट सेटअप असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया है। साथ ही सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी है। आप समझ सकते हो कि SC ST कॉम हमारे देश में सबसे पिछड़ा माना जाता है, इनके पास उतनी ज़्यादा जो है सुविधा होती नहीं है। तो इन सारे लोगों के लिए अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी निकल कर आए, स्पेशली जो स्कीम्स है वो इन सारे कॉम के लिए, और विमेन जो कि आप देखो अच्छे फैमिली से हो या बुरे फैमिली से हो, इनकी स्थिति थोड़ी डाउन ही रहती है, तो वैसी महिला जो कि अपना कुछ खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती है या खुद के जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहती है, तो उनके लिए आप लोग देख सकते हो कि ये स्कीम लाया गया है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा जॉब क्रिएशन का, सोशल स्टैंडिंग हो पाएगी, आप कुछ काम करोगे, अर्न करोगे, तो ऑब्वियस है कि आपकी रिकॉग्निशन होगी, आपकी पहचान बनेगी, लोग आपको पहचानेंगे, आपके घर में, समाज में इज्जत ज़रूर बढ़ेगी, ओके। साथ ही साथ चैलेंजेस अगर हम लोग देखिए इस स्कीम में क्या है, तो लिमिटेड यहाँ पे क्रेडिट एबिलिटी है, जो मैक्सिमम लोन लिमिट है वो यहाँ पे 1 करोड़ तक रखा गया है। और समटाइम्स आप देखो कि स्मॉल इन द केस ऑफ इंटरप्राइज जो कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग सेक्टर में है। लैक ऑफ पैरेलल स्किल डेवलपमेंट है, जो एप्लीकेंट्स है स्कीम के उनको यहाँ पे ज़रूरत है कि वो एडिशनल हैंड होल्डिंग करें फिनेंशियल हेल्प के साथ। बैंक रिलेटेड इश्यूज़ अगर आप देखो तो जो स्कीम्स हैं वो इंटरेस्ट रेट जो है वो यहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं बिलो द मार्केट रेट, जो कि इनडायरेक्टली हमारे जो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, ठीक है। स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर्स बैंक हैं कि जितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, क्योंकि बैंकों का आप देखो कि जो अर्निंग सोर्स है वो सिर्फ यहाँ पे लोन से जो इंटरेस्ट आता है उस पे है। लोन तो बैंक वो सारे पैसा देते हैं जो कि हम जैसे कस्टमर जब बैंक में जाके अपना डिपॉजिट करते हैं ना, तो वही उसी बैंक में जो हम लोग पैसा जमा करते हैं उसी बैंक के पैसे को वो लोन के फॉर्म में निकाल देते हैं। लेकिन जब लोन के बदले वो जब इंटरेस्ट पे करते हैं ना, तो उसी इंटरेस्ट जो पे किया जाता है तब उसी के फॉर्म में आप देखोगे कि यहाँ पे बैंकों को पैसा आता है। तो इसलिए अगर इंटरेस्ट रेट ही आप मार्केट रेट से कम में दोगे तो इसमें तो नुकसान ही होगा, ठीक है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच लाना चाहिए। जो SC ST पॉपुलेशंस है
इनको सबसे पहले तो एजुकेट करने की ज़रूरत है, पढ़ाई में ही ये बहुत पिछड़े हैं तो इनको पढ़ाने की ज़रूरत है। एम्पावर्ड फर्दर यहाँ पे और भी क्षेत्र में करना चाहिए कि हर एक लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो आगे चल के नौकरी ज़रूर ले किसी भी फॉर्म में। साथ ही अवेयरनेस जनरेट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आईईसी जो एक्टिविटीज़ है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। कन्वर्जेंस जो है वो अदर स्कीम्स के साथ करना होगा। मोर सिनर्जी अगर हम लोग देखें तो कुछ जो और स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के साथ स्टार्टअप इंडिया आया था, मुद्रा स्कीम है, जन धन योजना स्कीम है, तो इस सब में क्या होगा कि ये सारे स्कीम्स अगर इकट्ठे यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा ना तो एक इंसान की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगी। साथ ही जो बैंकिंग सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ओवरऑल जो बैंकिंग सिस्टम है उसको और मजबूत कीजिए जिससे कि यहाँ पे क्रेडिट वगैरह का एलोकेशन जो है और बेटर तरीके से हो पाएगा। बेटर मॉनिटरिंग हम लोग क्रेडिट रिस्क का कर पाएंगे। फाइन। इसके अलावा हम लोग देखिए गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है स्टार्टअप्स में, तो यहाँ पे आप देखो स्टार्टअप जो है लीडरशिप प्रोग्राम है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है, अटल इनोवेशन मिशन है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड है, वेंचर कैपिटल असिस्टेंट स्कीम है, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन है, एस्पायर है। ये सारे ऐसे स्कीम है जो कि आपको यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया के तहत देखने को मिलेगा। ठीक है, अचीवमेंट अगर हम लोग देखें कि 2023 तक इसका क्या अचीवमेंट है तो आप देख सकते हो कि लोन वगैरह जो है 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा सैंक्शन हो गया है। बोरोवर्स कितने हैं तो 0.18 मिलियन बोरोवर्स हैं यहाँ पे। 0.13 मिलियन बैंक ब्रांच जो है आज के डेट में कनेक्टेड हो चुके हैं स्टैंड अप इंडिया से। ओवर 75% जो बोरोवर्स है वो विमेन है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे यही देखने को मिली है कि जो यहाँ पे बोरोवर्स है जो यहाँ पे लोन वगैरह ले रहे हैं वो विमेन है, वो भी 75%। ठीक है, इससे भी ज़्यादा कहा जा रहा है बट चलो 75% ही मान लेते हैं। मुद्रा स्कीम के तहत भी जो लोन लेने वाली बात थी उसमें भी हमने देखा था कि विमेन की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी बात हमारे देश में निकल कर आ रही है कि महिलाएं आज के डेट में आगे निकल कर आ रही हैं, क्योंकि जब तक आप खुद के लिए हेल्प नहीं करोगे तब अब तक आपका कोई और हेल्प नहीं करेगा। तो टैलेंट हर किसी में है, हर कोई जॉब करना चाहता है, अर्न करना चाहता है, तो इसलिए यहाँ पे अगर इतने सारे अपॉर्चुनिटी ओपन हो रहे हैं तो ऑब्वियस है कि महिलाओं को इन सारे अपॉर्चुनिटी को अवेल करके आगे निकलना ही चाहिए। ओके सो गाइस, ये भी हमारा एक और टॉपिक था जो कि स्टैंड अप इंडिया के साथ हमारे यहाँ पे हम लोग इसको कवर किए, जिसमें कि हमने यहाँ पे देखा कि 7 साल पूरे हो चुके हैं। साथ ही इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या इसकी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, सिग्निफिकेंस इसका क्या है, और साथ ही साथ क्या क्या चैलेंजेस है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है तो उनको हमने समझा। एंड वे फॉरवर्ड में हमने समझा कि हमें और क्या क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि स्टैंड अप इंडिया को और ज़्यादा बूस्टअप किया जा सके। ओके सो गाइज़, ये 2 टॉपिक आज के लिए रखते हैं और फिर कल स्टार्ट करेंगे ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो ये भी एक अच्छी आर्टिकल है, ये अच्छी कॉन्सेप्ट भी है, इसको अच्छे से मैं डिटेल में समझाने का कोशिश करूँगी। बट इसके साथ ही जितने भी और आर्टिकल्स बचे हुए हैं वो मैं कल ही यहाँ पे कंप्लीट कर दूँगी। हमारा इकॉनमी कल कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे लगे होंगे और साथ ही साथ समझ में भी आए होंगे। तो अगर आप लोग को ये लेसन अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ और शेयर भी आप लोग कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। और इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम आज इसी समय पे, डेली बेसिस पे हमारे यहाँ पे लेसन आ रही है। तो 4 बजे कल हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।